Dietary recommendations. In developing countries, 8 to 10% of total energy is derived from fats, while in industrialized countries, up to 45% energy is obtained from this source. Epidemiological studies indicate an association between high intakes of fat, saturated fat, and cholesterol with disorders such as obesity, cardiovascular diseases, and cancers of colon, rectum, breast, and prostate. तो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़, पूरी दुनिया डिवाइडेड है इनटू डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड डेवलप्ड कंट्रीज़. डेवलप्ड कंट्रीज़ वो हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती हैं, जैसे फूड सिक्योरिटी, हंगर, मैल नरिशमेंट ज़्यादातर. और ये इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है. यहाँ इनकी इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं और उसी के थ्रू ये अपनी इकॉनमी मैनेज करते हैं, ठीक है. जैसे जितनी भी सुपर पावर्स हैं, जैसे चाइना है, अमेरिका है, ठीक है, इंग्लैंड है, इस तरीके से. और डेवलप्ड कंट्रीज़ आपकी वो कंट्रीज़ हैं जो अभी डेवलप हो रही हैं, जिनको अभी काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे दूसरी कंट्री से डेब्ट लेना, फूड सिक्योरिटी ना होना, ठीक है, फेमाइन वगैरह इनसे डील करना पड़ता है, ठीक है, पानी का मसला है, इस तरह की चीज़ें. और प्रॉपर एनर्जी या फ्यूल या मतलब जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं वो कम हैं या उनको उनसे डील करना पड़ता है, ठीक है. और इन कंट्रीज़ में सारी की सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ आ जाती हैं. थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में पाकिस्तान शामिल है और इसके अलावा आपके काफ़ी एशिया में भी और तकरीबन एशिया में काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ही हैं, जैसे अफ़गानिस्तान हो गया साथ में ही, ठीक है, और इस तरीके से और कंट्रीज़, नेपाल वगैरह. तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में 8 to 10% जो टोटल एनर्जी है वो फ़ैट में से आ रही होती है, जबकि इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ में अप टू 45%. अच्छा, ये इतना ज़्यादा इंक्रीज़ क्यों है, इस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं. वो इसलिए क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में वैसे ही फूड हंगर, फूड सिक्योरिटी नहीं है, तो पीपल नॉर्मली ईट द सोर्सेज ऑफ फूड, जैसे कार्बोहाइड्रेट फूड ज़्यादा खाते हैं, जैसे जैसे हमारे यहाँ पे जब भूख लगती है तो रोटी खाई जाती है, सुबह दोपहर शाम रोटी खाई जाती है, और रोटी के साथ आपके सालन या प्याज या दूध या चाय, ठीक है, इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं. तो नॉर्मली इस तरह से खाना आपका इस तरीके से खाया जाता है. लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक्चुअली में बहुत ज़्यादा लोग बाहर से खाते हैं, घर पे खाना बहुत कम बनता है या टाइम ही नहीं होता उनके पास जॉब्स वगैरह के मसले में कि और दूसरी बात ये कि बाहर के खाने इजीली अवेलेबल भी हैं और प्राइस भी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, ऑल्दो अब तो आहिस्ता प्राइसेस भी हाई हो गई हैं. तो वो बाज़ार का खाना खाते हैं. और फिर बाज़ार का खाना भी ज़्यादातर बाज़ार का खाना आम खुद दुकानों पे इस तरीके आम आपके जो फूड इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहाँ पे इस तरीके से नहीं होता कि होम कुक्ड मील्स हों अवेलेबल. ज़्यादातर आपके फ़ास्ट फूड अवेलेबल होता है, ठीक है. जितने भी फ्रेंचाइजीज़ खुली हुई हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइजीज़ खुली हुई हैं पिज़्ज़ा की, बर्गर की, और उसके अलावा इसी तरीके से पिज़्ज़ा और बर्गर से रिलेटेड बाकी चीज़ों की. तो वो सब की सब आपकी जो हैं वो क्या कर रही होती हैं, वो आपको यही करी होती हैं कि उसे खाना में मतलब कि फ़ैट की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और शुगर्स की कंजम्पशन हाई है, ठीक है. क्योंकि नॉर्मली बेवरेजेस, ड्रिंक्स वगैरह अवेलेबल हैं, हर जगह वेंडिंग मशीन्स अवेलेबल हैं और उनमें आपके ड्रिंक साइज़ेस. दूसरा पोर्शन साइज़ेस का भी बहुत ज़्यादा मसला है, उस पर भी हम आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे. लेकिन रेस्टोरेंट्स वाले पोर्शन साइज़ेस बड़े देते हैं फॉर 1 पर्सन. तो ये सारी चीज़ें इसकी वजह से ज़्यादातर आपकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें फ़ैट की इंटेक बहुत ज़्यादा हाई है, तकरीबन 45% है. तो जितनी भी आपकी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ हैं वो ये इंडिकेट करती हैं. एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ क्या होती हैं, एपिडेमियोलॉजी जो होती है वो बीमारी से रिलेटेड है, ठीक है. बीमारी की परसेंटेज कितनी ज़्यादा हाई है, ठीक है.
तो एपिडेमियोलॉजी जो है वो रिलेटेड है हमारी जितनी भी डिजीज़ हो रही होती हैं। अब एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ का मतलब है रिसर्च की गई कि डिज़ीज़ की परसेंटेज के क्या चांसेस हैं, कितनी हाई है, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, कहाँ कहाँ होती है। तो जो भी स्टडीज़ इस तरह से हुई हैं तो बीमारियों के दरमियान और उनके रिस्क फैक्टर्स के दौरान, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो रिस्क फैक्टर्स थे वो यही था कि हाई फैट होना, सैचुरेटेड फ़ैट होना और कोलेस्ट्रॉल। ये सब अगर आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा होता है तो फिर आपको कैंसर्स होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है, ओबेसिटी और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, इन सब का बहुत ज़्यादा ख़तरा बढ़ जाता है। अच्छा, सो हेंस sedentary adults should avoid consumption of too much fat, saturated fat and cholesterol. However, children who are in the growing stage require more energy as well as cholesterol to build body cells, brain cells and nervous tissues. तो जितने भी सेडेंट्री एडल्ट्स हैं उनको, सेडेंट्री का क्या मतलब होता है? सेडेंट्री का मतलब होता है कि जब आप, वो लोग जो ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, वो लोग जो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते, जिनकी लाइफस्टाइल जो है उसमें ज़्यादा मूवमेंट अलाउड नहीं है, या वैसे ही उनका लाइफस्टाइल ऐसा है ही नहीं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जैसे तकरीबन 9 घंटों की 10 घंटों की जॉब ही उनकी जो है डेस्क पे बैठने वाली है, ठीक है। जैसे कॉल सेंटर पे हो गई, नॉर्मली डेस्क जॉब, जितनी भी आपकी डेस्क जॉब हैं कॉर्पोरेशंस में जॉब हैं वो ज़्यादातर ऐसे ही होती हैं। जितने आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनकी जॉब्स ऐसी ही होती हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जॉब लैपटॉप पे, जहाँ भी डेस्क पे बैठ के करने वाली होती है, तो उस पर ज़्यादातर इंडिविजुअल्स बैठे रहते हैं और उसके बाद इतने ज़्यादा एग्जॉस्टेड होते हैं कि दे डोंट रियली हैव टाइम टू मूव अराउंड, या फिर अगर मूव करना भी है तो वॉक नहीं करेंगे, गाड़ी पे जाएंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसमें इतनी ज़्यादा मूवमेंट होती नहीं है। तो एक तो लाइफस्टाइल इस तरह का, और फिर कई लोगों का लाइफस्टाइल होता भी है लाइक दे हैव द चॉइस टू मूव अराउंड बट दे डोंट रियली प्रेफर टू मूव अराउंड। जो आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल बन चुका हुआ है हर जगह का, वो ज़्यादातर यही है कि पीपल डोंट नॉर्मली प्रेफर टू मूव आउट, मूव अराउंड। सोशलाइज़ करेंगे वो तो वो भी मोबाइल पे हो जाता है, व्हाट्सएप पे हो जाता है, कॉल पे हो जाता है, ठीक है। तो दे डोंट रियली फील द नीड टू गो आउट। तो फिर उसमें क्या है कि फिर मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल उसे को कहते हैं, जिसमें आपका चलना फिरना बहुत कम हो। आपका चलना फिरना है भी सही, आम चलना फिरना जितना होता है वो है, लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है, एक्सरसाइज वगैरह बहुत ज़्यादा कम है। तो वो सीडेंट्री एडल्ट्स अगर एक्टिविटी भी नहीं है, फिर अगर बहुत ज़्यादा फ़ैट और कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फ़ैट लें, तो फिर उनके बीमारियों के चांसेस और बढ़ जाते हैं। इसके अलावा however children who are in growing stage require more energy as well as cholesterol to build body cells, brain cells and nervous tissues. It is suggested that fats and oils should be consumed to the extent that not more than 30% of total energy is obtained from this source. Where weight control is important, care must be taken to maintain a balanced diet and avoid excessive intake of fats and oils. तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी टोटल एनर्जी में से फ़ैट आपको सिर्फ 30% प्रोवाइड करे एनर्जी, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर, और दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपना वेट देखना है। फ़ैट ज़्यादा लेने से वेट के ऊपर डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ता है, वेट बढ़ता है, ठीक है। बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, एक्सेसिव फ़ैट और ऑयल्स नहीं लेने चाहिए। यहाँ पे आपको जितने भी आप स्टेज पर हों, जौन सी भी स्टेज पर हों, आपको अवॉइड करना चाहिए ज़्यादा फ़ैट और ऑयल को, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ है कि जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं और टीनेजर्स होते हैं, वेरी लीन टीनेजर्स, ऊपर से फिज़िकली एक्टिव टीनेजर्स, उनको ज़रूरत होती है ज़्यादा एनर्जी की। तो दे कैन टेक मोर फैट इन देयर डाइट, लेकिन उसमें आपने ख्याल करना है कि उनकी बाकी न्यूट्रिएंट्स भी पूरे हों, ठीक है। आगे चलते हैं।
द फैट कंटेंट ऑफ सम सेलेक्टेड फूड्स। अच्छा, ये तो आपका टेबल में है कुछ, ठीक है। उसके अलावा fats and edible oils group is the richest source, followed by nuts and dry fruits. Fresh fruits, vegetables and tubers are generally low in fat content. Sugar and honey do not contain any fat, क्योंकि शुगर, गुड़ और हनी, इनमें चीनी ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है इनमें, ठीक है। इनमें फ़ैट बिल्कुल नहीं होता। फ़ैट और एडिबल ऑयल आपके नट्स में और ड्राई फ्रूट्स में ज़्यादा होता है। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ट्यूबर्स में जनरली बहुत ज़्यादा कम होता है, और शुगर, हनी और इनमें बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ पे आप देखें, नट्स और ड्राई फ्रूट्स में 55 और 60 या 44 की रेंज में है, ठीक है। जबकि आपके होल ग्रेन सीरियल्स वगैरह में 1.2, 1.3, 3.2, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपका नट्स और ड्राई फ्रूट्स में, और फैट्स एंड ऑयल्स इटसेल्फ में है, ठीक है। फिर आपकी फ़िश में आता है, मीट में आता है, ठीक है। इन पे फिर आपके डेयरी प्रोडक्ट्स में आता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके इनमें आता है सीरियल्स में और पल्सेस में, और लास्ट में आपके ट्यूबर्स में। इस तरीके से कंटेंट है आपका फैट कंटेंट। आगे चलें, फैट सब्स्टिट्यूट्स। फैट्स आर ए टारगेट फॉर रिप्लेसमेंट owing to release of over twice the amount of energy than carbohydrates and potential risk of several diseases. अच्छा, इसमें क्या है कि आपके जो फैट्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला जो है ज़्यादा फ़ैट डाइट में लेने से है, और लोग फ़ैट के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि खाना आपका फ़ैट से टेस्टी बनता है और आप बिल्कुल भी फ़ैट को अवॉइड नहीं कर सकते डाइट में से, ठीक है। तो जितना भी खाना है, आप देखें, आप कोई भी तरह का सालन पका रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता कि आप सालन बना रहे हो तो सालन के लिए सबसे पहले कढ़ाई में या अपने फ्राइंग पैन में आप ऑयल ना डालें। तो हर तरह का खाना आपको ऑयल में बनता है। ऑयल इज़ व्हाट द फूड कुक्स इन, ठीक है। वो या तो अपने पानी में पकेगा और वो उबला हुआ होगा, या फिर वो पकेगा और उसमें उसके लिए ऑयल चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए फैट्स जो हैं दे आर अ टारगेट फॉर रिप्लेसमेंट, कि हम कोशिश की जा रही है इंडस्ट्री में कि फ़ैट जैसा ही टेस्ट हो, फ़ैट जैसी क्वालिटीज़ हों, लेकिन फ़ैट जितनी एनर्जी ना हो। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश की जा रही है। In search to offer consumers foods low in fat content, food technologists have developed several low-calorie and calorie-free fat substitutes. इनमें लो कैलोरी या कैलोरी फ्री फैट सब्स्टिट्यूट्स में जो हैं बहुत कम या बिल्कुल कैलोरीज नहीं होती हैं। तो इनमें लेकिन बाकी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ऑल्टरिंग फ्लेवर, माउथ फील, विस्कोसिटी, सेंसरी प्रॉपर्टीज़। इन्हीं सब के लिए हम फ़ैट को एक्चुअली में इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब उनमें होता है। Most ingredients being promoted as partial or complete replacements for fat in food may be classified into 3 major categories. तो इन सब की 3 major categories हैं जिनसे आपके फैट रिप्लेसर्स बन रहे हैं, या फैट रिप्लेसर्स उनको कहते हैं, या फैट सब्स्टिट्यूट कहते हैं। प्रोटीन बेस्ड सब्स्टिट्यूट्स, कार्बोहाइड्रेट बेस्ड रिप्लेसमेंट्स एंड सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। प्रोटीन बेस्ड सब्स्टिट्यूट्स, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोटीन बेस्ड सब्स्टिट्यूट में सबसे पहला है सिम्प्लीज। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन जनवरी 1988 बाय न्यूट्रास्वीट कंपनी। न्यूट्रास्वीट का आपने नाम सुना होगा। ये नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट रिप्लेसर भी अल्टरनेटिव स्वीट में भी बनाते हैं। तो ये एक लो कैलोरी और प्रोटीन बेस्ड कोलेस्ट्रॉल फ्री प्रोडक्ट है। तो कैलोरीज बिल्कुल नहीं है, ये नहीं कि कैलोरीज बिल्कुल नहीं है, कैलोरीज हैं, लेकिन ज़्यादातर ये प्रोटीन बेस्ड है और कोलेस्ट्रॉल नहीं है इसमें। अच्छा, इसको ग्रास का स्टेटस मिला हुआ है।
ग्रास एक आपका स्टेटस होता है जो कि फूड प्रोडक्ट्स को दिया जाता है, ठीक है। आपके जितने भी फूड लेबल्स हैं तो लो कैलोरी, प्रोटीन बेस्ड और कोलेस्ट्रॉल फ्री है। और दूसरा ग्रास स्टेटस ये होता है कि ये नॉर्मली लेबल होता है, ठीक है। इसको कहते हैं जनरली रिकग्नाइज्ड एज सेफ़, ठीक है। ये नॉर्मली आपके फूड लेबल्स पे लगाया जाता है। और जिन फूड लेबल्स को या कोई भी ऐसे होते हैं आम फूड प्रोडक्ट्स, तो आम फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन जब जहाँ इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स हो ना, जैसे ये फ़ैट रिप्लेसर हो गया या इसी तरह से और भी कोई फंक्शनल फूड हो गया है, ठीक है, तो फिर उनके ऊपर ना ग्रास का स्टेटस होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर ग्रास स्टेटस नहीं मिला होगा तो क्या कहते हैं या आपका बी या सी प्रोडक्ट होगा, इस लेवल होगा, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप ये फूड प्रोडक्ट जो है ज़्यादा अमाउंट में नहीं ले सकते, ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि प्रोटीन बेस्ड है तो ये कौन किससे बना होता है? मिल्क या एग वाइट प्रोटीन से। मिल्क की वे प्रोटीन से और एग की वाइट प्रोटीन से, मतलब एग वाइट जो होती है उसकी प्रोटीन ये निकाल के उसको जो है उसे यूज़ करते हैं। अच्छा, होता है क्या कि ये एक ना इंटरनेशनली पेटेंटेड प्रोसेस है, उसको कहते हैं माइक्रो पार्टिकुलेशन। ये उस प्रोसेस से बनता है। पेटेंट का क्या मतलब होता है? पेटेंट का मतलब होता है कि अगर आपने कोई नया प्रोसेस बनाया है, कोई नई चीज़ बनाई है, ठीक है, कोई नया फूड प्रोडक्ट बनाया है, कोई नई कॉस्मेटिक बनाई है, कुछ भी ऐसा नया बनाया है, और या उसका कोई प्रोसीजर है जो आपने खुद से बनाया है, ठीक है, तो आप बाज़ार जाके उसको पेटेंट करवा लेते हैं और उसको नाम दे देते हैं। तो उससे ये होता है कि फिर उस प्रोसेस को कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर कोई करना चाहता है तो वो आपको पे करेगा और उसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके नाम का क्रेडिट होगा, ठीक है। तो दैट्स एक्चुअली पेटेंटेड प्रोसेस, माइक्रो पार्टिकुलेशन। इस प्रोसेस के ज़रिए से इस प्रोसेस में क्या होता है कि ये उस प्रोटीन को अलहदा करते हैं मिल्क और एग से, ठीक है, वो है माइक्रो पार्टिकुलेशन का प्रोसेस। और फिर उस प्रोटीन से जो है फैट सब्सटीट्यूट सिम्पलीज़ बनता है। ये आपको 1.3 किलो कैलोरीज़ पर ग्राम देता है। देखिए, फ़ैट नॉर्मली 9 किलो कैलोरीज़ पर ग्राम दे रहे होते हैं और प्रोटीन्स नॉर्मली 4 किलो कैलोरीज़ पर ग्राम दे रहे होते हैं, लेकिन ये जो प्रोटीन बेस्ड फैट सब्सटीट्यूट है ये 1.3 किलो कैलोरीज़ पर ग्राम दे रहा है, ठीक है। तो तो अगर आपका 1 ग्राम, तो अगर इसमें नॉर्मली इस तरीके से होता है 1 ग्राम प्रोटीन, 2 ग्राम वाटर, ये दोनों रिप्लेस करते हैं 3 ग्राम फ़ैट को या 4 किलो कैलोरीज़ को, ठीक है। 3 ग्राम फ़ैट को और 4 किलो कैलोरीज़ रिप्लेस कर रही होती हैं 27 किलो कैलोरीज़ को, ठीक है। तो 27 किलो कैलोरीज़ क्या हैं? जो आपकी फ़ैट की कैलोरीज़ होती हैं, ठीक है। तो जितना वो आपकी अमाउंट जाएगी उतनी अगर ये जाएगी तो ये 27 की बजाय 4 किलो कैलोरीज सिर्फ आपको देगी। दैट्स क्वाइट अ लॉट। अच्छा, तो इसको क्योंकि ग्रास स्टेटस मिला हुआ है तो ये आपके फ्रोज़न डिज़र्ट्स में होता है, ठीक है। जैसे आपके जितने भी फ्रोज़न डिज़र्ट्स आपको बाज़ार में मिलते हैं या लोग लेते हैं तो ये उनमें होता है, ठीक है। और इसीलिए ये आपके योगर्ट में, चीज़ स्प्रेड में, क्रीम चीज़ में, सार क्रीम में, क्रीम चीज़ से आपके चीज़ केक्स बनते होते हैं, ठीक है। तो इन सब में जो है सिंपली चलता है, ठीक है। इसके अलावा ये सैलड ड्रेसिंग्स में, मायनीज़, मार्जरीन में, इन सब में डलता है, लेकिन हम इसको फ्राइंग पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोटीन हीट पे आके डी नेचर हो जाती है, तो ज़्यादा हीट बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट है तो इसीलिए है तो नहीं नेचुरल प्रोटीन ना, तो इसीलिए ये हीट नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो फ्राइंग पर्पसेस के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जितने भी आपके इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो फ्रिज में रखने वाले हैं, जो ड्रेसिंग्स के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, या फ्रोज़न प्रोडक्ट्स हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आगे आ जाएं कार्बोहाइड्रेट बेस्ड रिप्लेसमेंट्स। तो इनमें सबसे पहले आती हैं गम्स। आपकी जितनी भी गम्स हैं वो हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स हैं, ठीक है। गम्स का आपको पता है, अगर आपकी नेचर आप देखेंगे, नेचर उनकी यही है कि गम आपकी कहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रही होती हैं? ट्री से एक्सट्रैक्ट हो रही होती हैं। वाइट कलर का जो फ्लूइड होता है उसको अगर हम पानी में मिलाते हैं तो एज सच पानी में नहीं मिलता वो। तो ये क्या होते हैं? ये हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं। कोलॉइड्स आर एक्चुअली फ्लूइड सस्पेंशंस
इन विच दो फेजेस होते हैं फ्लूइड सस्पेंशन में, मतलब देख लें दो फेजेस हैं, ठीक है। एक आपका वाटर मीडियम या पानी का मीडियम होता है, या एक डिस्पर्स्ड फेज होता है, ठीक है, पूरा का पूरा। और उसके अंदर मतलब एक आपका जो है सस्पेंडेड फेज होता है, ठीक है, जैसे पानी है, ठीक है। अब उसके अंदर आपके पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, जो पूरे के पूरे इस फ्लूइड में मिक्स हुए हुए होते हैं, ठीक है, डिस्पर्स हुए हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं, ठीक है। तो उनको हम कोलॉइड कहते हैं। जैसे मिल्क है, मिल्क क्या है, जो पानी का मीडियम है, ठीक है, जिसके अंदर फैट पूरा का पूरा डिस्पर्स हुआ हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से मडी वाटर है, ठीक है, पानी है जिसके अंदर मड फैली हुई है, वो मडी वाटर हो जाता है, ठीक है। तो आपकी इसकी इसी के अलावा मायनीज़ है, ठीक है, जिसमें पानी के अंदर आपका फ़ैट सॉल्युबल हुआ हुआ है। तो ये सब कोलॉइड्स होते हैं। तो गम्स क्या हैं, ये इनके अंदर हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं, ठीक है। और ये सब के सब जो है मतलब क्या करते हैं, ये इसी तरीके से फिर कोलॉइड के तौर पे पानी के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर सस्पेंड होते हैं, ठीक है। इनमें ज़ैंथम गम, गौर गम, लोकस्ट बीन गम, गम अरेबिक एंड कैराजिनीन आता है, ठीक है। ये सब आपकी बेसिक गम्स हैं, और इनके और भी काफ़ी सारे फंक्शंस हैं फूड में। आपको इनके नाम याद होने चाहिए। अच्छा, दे आर virtually non-caloric and provide thickening effect and can promote creamy texture। तो ये ज़्यादातर नॉन कैलोरिक होते हैं, मतलब कैलोरीज नहीं प्रोवाइड करते, थिकनिंग इफ़ेक्ट देते हैं और क्रीमी टेक्सचर देते हैं। और फैट का भी यही इफ़ेक्ट है, फैट का भी फूड्स में यही एक इफ़ेक्ट है। अच्छा, ये क्या कर रहे होते हैं, लो कैलोरी फैट फ्री सैलड ड्रेसिंग्स देते हैं, ठीक है। इनसे लो कैलोरी फैट फ्री सैलड ड्रेसिंग्स आपको मिलती है। सैलड ड्रेसिंग्स क्या होती हैं, देखिए सलाद जितने भी हमारे बनते हैं उनके अंदर आप कोई ना कोई सॉस डालते हैं ताकि वो टेस्टी बने, ठीक है। तो जितनी भी सैलड ड्रेसिंग्स होने, चाहे वो मायनीज़ हैं, योगर्ट है, ठीक है, चाहे वो एप्पल साइडर विनेगर मिक्सड इन हनी है, और चाहे वो जिंजर मिक्सड इन एप्पल साइडर विनेगर एंड हनी है, या कोई भी आपकी सॉस है, ठीक है। तो वो सब की सब आपकी, जैसे आपको ये बाज़ार में पता होगा चिपोटले सॉस है, थाउजेंड आइलैंड है, ठीक है। तो ये सब की सब जो सॉसेस हैं, हाँ, ये भी सैलड ड्रेसिंग्स है। तो जो सैलड ड्रेसिंग्स हैं वो नॉर्मली उनमें फ़ैट डलता है, ठीक है। तो फ़ैट फ्री सैलड ड्रेसिंग्स इनसे बनती हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे फॉर्मुलेटेड फूड्स हैं उनमें फ़ैट का कंटेंट जो है कम फिर इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, इनको क्या कहते हैं, अगर हम यूज़ कर रहे हैं 0.1 से लेके 0.5% तक, ठीक है, तो क्या होता है, ये विस्कोसिटी थिकनेस इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। इमल्जन जो भी बनी होगी उसको स्टेबल रखते हैं, मतलब वो जल्दी अलग नहीं हो जाता, फ़ैट अलग हो जाए, पार्टिकल्स अलग हो जाएं, पानी अलग हो जाए, ऐसा नहीं होता। उसको स्टेबल रखता है सस्पेंशन को, ठीक है, उस इमल्जन को स्टेबल रखता है। तो गम्स क्या होती हैं कि एज अ फॉर्मुलेशन टूल्स यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट फैट सब्सटीट्यूट तो नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो जैसे भी फॉर एग्जांपल अगर सैलड ड्रेसिंग है उसमें हम फ़ैट नहीं डालते, गम्स डाल देते हैं, या इस तरह का कोई भी फॉर्मुलेटेड फूड है, अक्सर हम फैट फूड में इसलिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि हमें माउथ फिल, थिकनेस, क्रीमीनेस हमें, या इमल्जन, इस तरह की चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो वो सब अगर हम फ़ैट के बजाय गम से हासिल कर लें तो हमारी कैलोरीज़ काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन देखें इस तरह के फॉर्मुलेटेड फूड्स जो हैं इनमें गम यूज़ हो जाती है, तो आपको आपकी कैलोरीज़ की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इसके अलावा आपके कार्बोहाइड्रेट बेस्ड सब्स्टिट्यूट्स में पोलीडेक्स्ट्रोज आता है। पोलीडेक्स्ट्रोज क्या है, इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ डेक्स्ट्रोज विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉर्बिटॉल एंड सिट्रिक एसिड। तो क्या पोलीडेक्स्ट्रोज क्या है, पोली मीनिंग मैनी, ठीक है, डेक्स्ट्रोज तो मिक्स्ड कंपाउंड है जिसमें डेक्स्ट्रोज होता है, सॉर्बिटॉल होता है और सिट्रिक एसिड होता है। इसकी जो कैलोरिक वैल्यू है वो 1 किलो कैलोरी पर ग्राम है, ठीक है। तो इसको हम एज अ पार्शियल सब्स्टिट्यूट फॉर फैट यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसकी जो कैलोरिक वैल्यू है वो 1 किलो कैलोरी पर ग्राम है। यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये यूज़ होता है, आप इसकी अलग से हेडिंग बना सकते हैं, यूज्ड इन या फूड्स यूज्ड इन, ठीक है। और उसके अंदर आप लिख सकते हैं कैंडीज़, कैंडी कोटिंग्स, च्युइंग गम, फ्रोज़न
डेयरी प्रोडक्ट्स, ड्राई मिक्सेस आपके केक मिक्सेस होते हैं, ठीक है, जो आपको बाज़ार में मिलते हैं और आपने घर आके उनके अंदर सिर्फ अंडे या दूध, ठीक है, या इस तरह कोई एक चीज़ डालनी होती है या दो चीज़ें डालनी होती है या ऑयल डालना होता है, ठीक है, मतलब इस तरह की एक दो चीज़ें डालनी होती हैं, दैट्स इट, और आप उसको बेक करने रख देते हैं, ठीक है। उसके अलावा न्यूट्रिशनल बार्स, ठीक है, ये आपको बाज़ार में प्रोटीन बार्स मिल रही होती हैं, ठीक है, जो कि आपकी जो है आपको प्रोटीन और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं, बट दे आर लो इन कैलोरीज, ठीक है। उसके अलावा पुडिंग्स, ड्राई केक, कुकी मिक्सेस, ठीक है, इन सब में जो है आपका पॉलीडेक्सट्रोज डल रहा होता है। तो क्या होता है कि हमें देखिए 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम के बजाय ओनली 1 किलो कैलोरी पर ग्राम मिल रही होती है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो है ये जो है पॉलीडेक्सट्रोज, इसको फाइज़र ने बनाया है। फाइज़र आपको पता होगा, ये आपका जो है आपकी मेडिसिन कंपनी है, ठीक है, और मेडिसिन कंपनी के अलावा इसके काफ़ी तरह के फंक्शनल फूड्स भी हैं, ठीक है, फूड प्रोडक्ट्स भी इसके काफ़ी सारे हैं जो बन रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो है पॉलीडेक्सट्रोज उन्होंने बनाया था, ठीक है, एंड नाउ इट्स बीइंग यूज्ड इन ऑल योर प्रोसेस्ड फूड्स। उसके अलावा माल्टोडेक्सट्रिन्स जो होते हैं ये भी नॉन स्वीट न्यूट्रिटिव सेक्राइड पॉलीमर्स हैं, ठीक है, मीठे नहीं होते हैं और ये सेक्राइड पॉलीमर्स हैं, सेक्राइड से मिलके बने हुए हैं, मतलब शुगर पॉलीमर्स हैं। इनमें होता क्या है डी ग्लूकोज यूनिट्स मिलके बने हुए होते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एसिड और एंजाइम हाइड्रोलिसिस ऑफ कॉर्न, पोटैटो, wheat and tapioca starches to a dextrose equivalent। तो ये आपके एंजाइम या एसिड हाइड्रोलिसिस के ज़रिए से जितनी भी आपकी ये स्टार्ची फूड्स हैं ना, जैसे कॉर्न हो गया, पोटैटो हो गया, स्वीट हो गया, टेपियोका भी आपकी रूट वेजिटेबल है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब ये जितने भी आपके स्टार्ची फूड्स होते हैं इनको अगर आप कुक करें या फूड में अगर आप यूज़ करें तो एंजाइम की वजह से ये डेक्सट्रोज में कन्वर्ट होते हैं। तो इनको हम एंजाइम की हाइड्रोलिसिस के ज़रिए से लैब में इनसे डेक्सट्रोज जो है वो निकालते हैं, ठीक है, और फिर उसको हम एज अ फैट रिप्लेसर यूज़ करते हैं। दे आर ऑफन यूज्ड एज carriers for sweeteners and can be used to build soluble solids, inhibit sugar crystallization, control freeze point and increase viscosity to mimic fat। ये चीज़ें जो हैं ये इनके फ़ायदे हैं, ठीक है। स्वीटनर्स के कैरियर्स हैं, soluble solids बनाते हैं, शुगर क्रिस्टलाइजेशन को रोकते हैं, तो उससे फूड के अंदर अगर आपकी शुगर है इन सॉल्युबल फॉर्म, ठीक है, तो उसकी क्रिस्टलाइजेशन हो के वो अलग अलग हो जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है, उसमें अलग अलग दाने बन जाएं, तो उसको वो रोकता है। फ्रीज पॉइंट को कंट्रोल करता है, तो आपके जैसे भी जितने भी आपके फ्रोज़न प्रोडक्ट्स हैं वो फ्रीज़ होके आइस क्यूब्स नहीं बन जाते, ठीक है, वो थोड़ी सी सस्पेंडेड स्टेट में रहते हैं। और इसके अलावा विस्कोसिटी को भी इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक प्रोडक्ट है मैल्ट्रीन 050। मैल्ट्रीन 050 जो है आपका माल्टोडेक्सट्रिन है, ठीक है, ये आपकी हाइड्रोलाइज्ड कॉर्न स्टार्च से बन रहा होता है, ठीक है, और ये 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम देता है इन कंपैरिजन टू 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है। तो ये एज अ पार्शियल रिप्लेसर फॉर फैट एंड ऑयल यूज़ हो रहा होता है सारे फैट फूड्स में, ठीक है, और ये रिप्लेस क्या करता है, मार्जरीन में फ़ैट को रिप्लेस कर रहा होता है, फ्रोज़न डिज़र्ट्स, सैलड ड्रेसिंग्स एंड स्नैक्स। इसको जो प्रोड्यूस किया है ना जिस कंपनी ने इनको प्रोड्यूस किया है ग्रेन प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन, उन्होंने इनको प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो आप जितने भी आपके फ़ैट रिप्लेसर्स हैं उनमें आप बताएंगे कि मतलब वो दे क्या रहे होते हैं, मतलब कितनी कैलोरीज दे रहे हैं, ठीक है, किससे मिलके बने हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप बताएंगे कौन से फूड्स में ये अकर करते हैं, ठीक है। फिर आप बताएंगे इनका कोई ना कोई अगर प्रोडक्ट है तो वो, और फिर लास्ट में आप बताएंगे कि किसने बनाया और कैसे बनाया, ठीक है। अदर कार्बोहाइड्रेट बेस्ड रिप्लेसमेंट्स इंक्लूड एन ऑयल जो है टेपियोका डेक्सट्रिन है,
ठीक है, और ये 1.2 किलो कैलोरीज पर ग्राम दे रही होती है। पेसीली SA2 ये भी काफ़ी यूज़ होता है आपका, ये पोटैटो बेस्ड माल्टोडेक्स्ट्रिन है और ये 3.8 किलो कैलोरीज पर ग्राम दे रहा होता है। स्टास्लिम, प्रोलेस्ट्रा, न्यूट्रीफैट एंड फिनेस, ये नाम आपको याद होने चाहिए। ये सब जो हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और ये डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स ने बनाए हैं और इनकी सबकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं फूड्स में। फिर आपके आ जाते हैं सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। ओलेस्ट्रा आपका नॉन एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक फैट है, ठीक है, नॉन एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक फैट। बना किससे हुआ होता है? ये बना होता है हेक्सा एंड ऑक्टा एस्टर्स ऑफ सुक्रोज से, ठीक है, मतलब ये एक्चुअल में सुक्रोज से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, इट इज़ मेड फ्रॉम शुगर एंड वेजिटेबल ऑयल एंड इज स्टेबल ड्यूरिंग हीटिंग। ये जो है आपका हीटिंग के दौरान स्टेबल है, बाकी नहीं थे लेकिन ये होता है, ठीक है। इसमें इवन आप डीप फ्राइंग भी कर सकते हैं। ये आपको प्रोवाइड करा होता है, इसके जो फंक्शंस हैं वो हैं कि आपको प्रोवाइड करा होता है टेस्ट, टेक्सचर, माउथ फील, और ये डाइजेस्टेड भी नहीं होता, एब्जॉर्ब भी नहीं होता, तो 0 कैलोरीज देता है, ठीक है। ये 1971 में बना था बाय प्रॉक्टर एंड गैम्बल को। दूसरे सिंथेटिक कंपाउंड जो हैं वो हैं EPG, स्टेरिफाइड प्रोपॉक्सिलेटेड ग्लाइसरोल। ये ज़्यादातर आपकी जो है बाज़ार में जो आपको पैकेज्ड फूड्स होते हैं उनके अंदर होता है, अगर आप लेबल पढ़ेंगे तो। दैट कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर फैट्स एंड ऑयल्स एंड फ्रोज़न डिज़र्ट्स, सैलड ड्रेसिंग्स एंड बेकरी प्रोडक्ट्स। टाटका, ठीक है, ये आपका प्रोड्यूस हो रहा होता है मार्जरीन में। DDM ये आपका होता है हाई एप्लीकेशन में, जितने भी फ्राइंग वगैरह के लिए अगर आपने इस्तेमाल करना है, स्टेबल फैट है ये, ठीक है। द फॉर्मर 2 कंपाउंड्स आर रेजिस्टेंट टू हाइड्रोलिसिस बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स while DDM is minimally digested and less than 0.1% absorbed, ठीक है। EPG और टाटका ये आपको 0 कैलोरीज दे रहे होते हैं और DDM सिर्फ 0.1% के एब्जॉर्ब होते हैं, तो बहुत थोड़ी कैलोरीज आपको मिलती हैं। दिस इज़ इट, ये सब के सब आपके फैट रिप्लेसर्स हैं। इनको आपने याद करना है, नाम आपको पता होने चाहिए और इनके जो फंक्शंस हैं वो पता होने चाहिए। दिस इज़ इट फॉर टुडे। Thank you for your concentration. Allah Hafiz.